हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 28 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे और तीनों आर्टिकल आज द हिंदू के कवर किए जाएंगे। द फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम, वो है द G20 स्क्रीन ओवर मजदूर एंड देयर राइट्स। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है फ्रॉम वुमेन रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वलिटी। और जो थर्ड आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई आर द टाइगर्स डाइंग इन अ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। तीनों आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, मेंस और प्री एस्पेक्ट दोनों कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ ग्रीवियांसेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, आपके कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम में मुझे यूज़र नेम @simplified92 पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे वहीं पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। फ्रॉम वुमेन्स रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वलिटी, ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है मेंस में। रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है और इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं। जो नए पॉइंट्स होंगे आप लोग उसको ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। बाकी जो पुराने पॉइंट्स होंगे उसको हम बात नहीं करेंगे, और जो आर्टिकल आएंगे और भी अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे और सारे हम लोग कवर कर चुके होंगे पॉइंट तो हम उसे नहीं लेंगे। ये बेसिकली आर्टिकल क्या बोल रहा है, लार्जर पिक्चर की बात कर रहा है। बिगर पिक्चर क्या है, जेंडर इक्वालिटी। वुमेन रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, जेंडर जस्टिस इंश्योर करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। अगर इस वक्त की बात करें तो पार्लियामेंट में कितने परसेंट महिलाएं हैं, 15%। अगर रैंकिंग की बात करें पूरी दुनिया में तो टोटल हम देखें 193 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक क्या है, 141। इवन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और केन्या में भी वुमेन का जो शेयर है एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से ज़्यादा है। तो इसलिए पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ये कंसेंसस ऑलरेडी बन चुका था कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, और इसीलिए इतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है पास हो चुका है। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं इसके साथ, वो इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। क्या इश्यूज़ हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो इशू है इसको टाइड विथ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन के साथ इसको क्या कर दिया गया है, टाई कर दिया गया है, बांध दिया गया है। एक कंडीशन लगा दी गई है कि डीलिमिटेशन के बाद ही क्या होगा, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है डीलिमिटेशन, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इसके बारे में भी हम कल बात कर चुके हैं। क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, डीलिमिटेशन फ्रीज कर चुके हैं हम 1976 में, और जो पॉपुलेशन ली जाती है डीलिमिटेशन के लिए वो 1971 के लिए ली जाती है। अभी जो है पॉपुलेशन जो चेंज की जाएगी, ली जाएगी तो रिसेंटली की 2021 की ली जाएगी। उसके हिसाब से जो हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं यूपी बिहार, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो साउथ इंडियन स्टेट हैं उन लोगों में उनकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी नहीं बढ़ी है। उन्होंने पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको कम किया है। कैसे कम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, एजुकेशन दे करके, इंक्रीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन करके और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ा करके। ये तरीक़ों से क्या किया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट किया गया है, और जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ उसको कम किया गया है, रोका गया है। जिसके कारण जो सदर्न स्टेट होंगे, अगर अब डीलिमिटेशन होता है तो उनको नुकसान होगा, लेकिन वो अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपोज करेंगे डीलिमिटेशन का तो लोग क्या कहेंगे कि ये वुमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है, और सारी जो पार्टीज़ है वो वुमेन रिजर्वेशन देना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी जो चूक की गई है, या फिर राजनीति का पार्ट बोल सकते हैं, सरकार के द्वारा राजनीति की गई है, उससे सदर्न जो स्टेट हैं उनको नुकसान हो सकता है। दूसरा जो बड़ा इशू है वो है लीगलिटी ऑफ क्लॉज, वेदर अ लॉ कैन बी कंटिजेंट अपॉन अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये बेसिकली क्या कहा गया है कि ऐसे जो क्लॉज हैं उसकी लीगलिटी पे ही सवाल उठाए गए हैं कि कोई भी बिल ऐसे आप फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड कर सकता है, आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो इसकी लीगलिटी पे ही सवाल उठाया गया है। नेक्स्ट जो बात की गई है वो है लार्जर पर्सपेक्टिव की, जेंडर जस्टिस की, है ना। जो सोसाइटी की अप्रोच है उसके बारे में बात की गई है। क्या है अप्रोच, इनइक्विटेबल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज़ बिकॉज ऑफ पैट्रियर्कल माइंडसेट। हमारे यहाँ जो है जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ है वो बेसिकली कौन करता है, मैक्सिमम टाइम उसमें यूटिलाइजेशन महिलाएं करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रीसेंट सर्वे की बात करते हैं, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि मैन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में 97 मिनट क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, और महिलाएं कितना करती हैं, लगभग 3 गुना 299 मिनट्स। एवरेज की बात करें तो वुमेन जो है 134 मिनट ऑन एन एवरेज डेली बेसिस जो है अनपेड केयर गिविंग पे फोकस करती हैं या देती हैं, और जो मेल है उनके काउंटर पार्ट वो कितना स्पेंड करते हैं, केवल 76 मिनट। इससे क्लियरली पता चलता है कि जो वुमेन है वो डिसप्रपोर्शनेट बर्डन उठा रही हैं हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और इसका रीज़न क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट। अगर हम लोग चाहते हैं एक्चुअल में जेंडर इक्वलिटी का, तो हमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाना चाहिए और इक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज़ होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों को इक्वली शेयर करना चाहिए जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ है, तभी जो है क्या हो पाएगा, तभी जेंडर इक्वलिटी एक्चुअल में अचीव की जा सकेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट इशू है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा देखा गया है लोकल गवर्नमेंट में जो महिलाएं हैं शुरुआत में अपने मेल काउंटर पार्ट से इंटरफेरेंस तो ज़रूर होता है उन्हें, जब भी वो चुनी जाती हैं, जैसे कि प्रधान जो ठीक है प्रथा चली आ रही है लोकल गवर्नमेंट में, जिसमें महिलाएं तो चुन के जा रही है लेकिन एक्चुअल में कौन हेड होता है, जो उनके हस्बैंड होते हैं। तो शुरुआत में तो ज़रूर ऐसा रहता है कि मेल का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो अपनी प्रेजेंस असर्ट करने लगती हैं। ऐसा अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखा गया है, और इसलिए ऐसा बिलीव किया जा सकता है कि जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उससे अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट होगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है, उन्हें ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बेहतर लीडर बन के सामने आ सकें और बेहतर तरीके से रूल कर सकें, बेहतर तरीके से गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके लिए कल हमने बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद सामने आना चाहिए और महिलाओं को ट्रेन करना चाहिए, उन्हें टिकट देनी चाहिए, सरकार का वेट नहीं करना चाहिए। चूँकि ये आर्टिकल पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सन ने लिखा है, तो उनका क्या कहना है कि महिलाओं को कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उसे इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि वो महिलाओं को ग्रूम करें। सरकार को खुद ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने का ध्यान देना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने पे फोकस करना चाहिए, ताकि जो रिजर्वेशन मॉडल है वो सक्सेसफुल आउटकम दे सके। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको भी इसकी जो पावर है इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि वुमेन जो वुमेन रिजर्वेशन है वो सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर की तरह ना रह जाए और जो एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट है वो हो सके। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द G20 स्क्रीन ओवर मजदूर एंड देयर राइट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 के पर्सपेक्टिव से एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। GS2 GS3 में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि लेबर कोड, उससे रिलेटेड इशू GS2 में पूछा जा सकता है, GS3 में पूछा जा सकता है। लेबर रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, तो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की जाएगी। प्रीलिम्स में आपको कफाला सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, जो आर्टिकल में दिया हुआ है। तो हम बेसिकली GS1 वाला जो पोर्शन है उसको एड्रेस करेंगे। क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें क्रक्स की, तो G20 जो इंडिया का काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उसमें इंडिया ने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, टू एड्रेस मॉडर्न डे स्लेवरी। मॉडर्न डे स्लेवरी को एड्रेस करने की अपॉर्चुनिटी G20 में मिस कर दी गई है। हालांकि G20 इंडिया ने बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली होस्ट किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं कर पाए हैं वो हैं अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड एडवांस द वेलफेयर ऑफ वर्कर। ये इंडिया अनफॉर्चुनेटली मिस कर गया है G20 में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है उस पर बात करते हैं। G20 की तर्ज पे L20 की मीटिंग्स भी हो रही थी। टोटल 2 मीटिंग हुई। L20 मतलब लेबर यूनियन, इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस EU के लेबर जो ट्रेड यूनियन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसे किसके द्वारा हेडेड किया गया, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। जनरली कौन इसे हेड करता था, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन इसे हेड किया करता था, जो कि ग्लोबल ट्रेड यूनियन का क्या है, कन्फेडरेशन है। इन्होंने
यूसी के द्वारा इस बार मीटिंग को बायकॉट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कौन हेड कर रहा था? भारतीय मजदूर संघ हेड कर रहा था। बेसिकली राइटर ने कहा है कि ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ L20 हो गया था। तो जो भी इंटरेस्ट था L20 में, वो लेबर के राइट्स पे इंटरेस्ट पे सिक्योर करने से ज़्यादा फोकस राइट विंग के इंटरेस्ट को सिक्योर करने पे था। क्यों? क्योंकि भारतीय मजदूर संघ बीजेपी की ही एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन नहीं है, तो जो लेबर राइट है उस पर फोकस करने की जगह राइट विंग के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जा रहा था, ऐसा राइटर कह रहे हैं। दूसरा, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी गई? G20 में सऊदी अरेबिया प्लस ओमान को इनवाइट किया गया था। G20 में सऊदी अरेबिया ऑलरेडी मेंबर है, ओमान और यूएई दोनों इनवाइटेड थे। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के जो अब्रॉड माइग्रेंट्स हैं उसमें टोटल 13 मिलियन माइग्रेंट हैं। 9 मिलियन माइग्रेंट अरब कंट्रीज़ में हैं, और अरब कंट्री में कफाला सिस्टम फेमस है, जो कि मॉडर्न डे स्लेवरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मॉडर्न डे स्लेवरी क्या होता है आप इससे समझ सकते हैं। कफाला सिस्टम में क्या होता है, जो वर्कर होते हैं वो माइग्रेंट वर्कर वो अपने एम्प्लॉयर से टाई होते हैं। अगर मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन किया जाता है और वर्कर तैयार हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से टाई हो जाता है, और एक बार वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से टाई हो गया तो फिर वो इस एम्प्लॉयर की मर्जी के बिना ना देश छोड़ सकता है ना देश से बाहर जा सकता है। इवन अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं चेंज कर सकता बिना एम्प्लॉयर की परमिशन के, साथ ही अपना एम्प्लॉयर भी चेंज नहीं कर सकता। और ये परफेक्ट एग्जांपल क्या है? मॉडर्न डे स्लेवरी का। और ऐसे बहुत सारे इंडियन लेबर हैं जो कफाला सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उन्हें वेजेस नहीं दी जा रही है, देश में वो छोड़ के जाना चाहते हैं, अपना वापस देश आना चाहते हैं, पर वो नहीं आ पा रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन वाले इंसिडेंट कहाँ पर हो रहे हैं? अरब कंट्री में। और G20 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कफाला सिस्टम जो मॉडर्न डे स्लेवरी का एग्जाम्पल है उसके बारे में एड्रेस करने के लिए, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ क्या कर रही थी? पार्टिसिपेट कर रही थी, अरब कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये चांस इंडिया ने खो दिया। मॉडर्न डे स्लेवरी एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमें मेन क्वेश्चन है हमारा। आईएलओ की डेफिनेशन देखेंगे कि आईएलओ की डेफिनेशन के हिसाब से ऑल वर्क और सर्विस विच इज एग्जेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन अंडर द थ्रेट ऑफ पेनाल्टी एंड फॉर विच द पर्सन हैज़ नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ वॉलेंटरली। अगर हम किसी भी पर्सन से किसी थ्रेट के रूप में, है ना, ऐसे बोल रहे हैं कि आपको पेनाल्टी लगा दी जाएगी, आप काम करिए अदरवाइज हम आपको पे नहीं करेंगे, वेज नहीं देंगे, फायर कर देंगे, इस तरीके की बातचीत करके अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो वो मॉडर्न डे स्लेवरी का क्या है? एग्जाम्पल है। इंडिया ने ऐसे तो साइन किया हुआ है आईएलओ का, रेटिफाई किया हुआ है फोर्स लेबर कन्वेंशन C29, ये आपको याद रखना है। C29 अगर रिसेंटली ना न्यूज़ ऐसा पूछा जाए प्रीलिम्स में तो वो किससे रिलेटेड है? फोर्स लेबर से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। आईएलओ का इंडिया ने साइन किया है फोर्स लेबर कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्री के एस्पेक्ट के लिए है C29। अगर हम बहुत सारी सिचुएशन की बात करें जो मॉडर्न डे स्लेवरी सिचुएशन है वो क्या है, जैसे कि वर्कर के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो या फिर उनकी वेजेस रोक दो, उनके डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब जब्त कर लो, उनको सेक्सुअल वायलेंस, थ्रेट और इंटिमिडेशन दो कि आप लोग जो है अगर नहीं काम करेंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। इस तरीके की सारी चीज़ों के ये क्या है? मॉडर्न डे स्लेवरी का एग्जाम्पल है ना। जो पहले स्लेवरी होती थी उसमें खरीदते थे डायरेक्ट, ये मॉडर्न डे तरीके से हम क्या कर रहे हैं? स्लेव बना रहे हैं, बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न डे स्लेवरी इंडिया का प्रॉब्लम तो है ही, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम भी है। इंडिया का प्रॉब्लम की बात की जाए तो श्रिम्प इंडस्ट्री का इसमें एग्जाम्पल दिया है आंध्र प्रदेश में, जहां वर्कर्स को अनपेड या फिर बहुत कम वेजेस दी जाती है, उन्हें फायर करने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा एक और जगह है शुगर केन इंडस्ट्री। शुगर केन इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है, जो मिल ओनर्स होते हैं वो ड्रॉट होता है जब भी, तो एग्रीकल्चर किसान उनके यहाँ पर आके नौकरी मांगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें वेजेस नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनके यहाँ काम करने के अलावा। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडिया में भी जो कि मॉडर्न डे स्लेवरी के हैं। और इस आधार कार्ड रख लेना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। साथ ही पूरी दुनिया में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर आप G20 की बात की जाए, है ना, तो G20 में
वॉक फ्री फाउंडेशन का एक डेटा है 27 मिलियन पीपल जो है मॉडर्न डे स्लेवरी में ट्रैप हैं और इंडिया अकेले से 11 मिलियन पीपल हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या था, G20 प्लेटफॉर्म था जो इंडिया ने मिस कर दिया। इससे क्या नुकसान होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वेजेस नहीं मिलेंगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, और जो SDG का फर्स्ट गोल है एम टू इरेडिकेट पॉवर्टी वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ेगी, गरीबी होगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और सोशल जस्टिस भी अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा जो कि थ्रेटन करेगा, डेमोक्रेसी को थ्रेटन करेगा। इसलिए वर्कर्स के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना हर हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में लगभग 530 मिलियन वर्कर हैं और 430 मिलियन वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। तो इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और मॉडर्न डे स्लेवरी को एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट वर्कर्स को दिया जा सके, इक्वल वेज दी जा सके। और जो लेबर कोड गवर्नमेंट लेके आई है उसमें भी कुछ इशू हैं जो प्रोटेस्ट हैं, उन सारी चीज़ों को भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली यही हमारा आर्टिकल था। इसमें जो एंड दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको खुद रीड करके इसे कंक्लूजन की तरह लिख सकते हैं ना। जैसे कि गवर्नमेंट को इसमें G20 को क्या क्या करने की ज़रूरत की गई है, गवर्नमेंट को क्या क्या करने की ज़रूरत है, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करने की, बेहतर मिनिमम लिविंग वेजेस ऐसी कंडीशन इंश्योर करने की, इक्वलिटी ऑफ इनकम होना चाहिए जेंडर और रेस सारों के, अक्रॉस जेंडर और रेस में। तो ये सब सारे जो राइट्स हैं, ये सारे राइट्स किसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को। और G20 अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पूरे दुनिया के लिए, है ना, पूरे दुनिया के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, वो इंडिया ने क्या कर दिया, मिस कर दिया। ये आर्टिकल इतना ही था, दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब भी लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। क्या हुआ है, पिछले एक महीने में केवल अगस्त के महीने में नीलगिरी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें टोटल 10 टाइगर जो है मारे जा चुके हैं। 10 टाइगर में से 4 जो टाइगर थे वो अडल्ट टाइगर थे और 6 जो है बच्चे थे, कब्स थे। जो 6 बच्चे थे उनकी 2 मदर जो है अभी तक के ट्रैक डाउन नहीं किया गया है, उन्हें वो नहीं मिल पा रही हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। 10 टाइगर का मरना एक महीने में अपने आप जो है चिंता का विषय है, खासकर जो छोटे बच्चे थे उनका। इसके रीजंस बताए गए हैं अलग अलग, सारे जो इंसिडेंट हुए हैं वो अलग अलग इंसिडेंट हैं। जो पहली रिपोर्ट की गई है टाइगर डेथ वो कहाँ की गई है, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा और भी जो है जगह पे, जैसे कि नादुवत्तम रेंज जो कि नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीज़न है, यहाँ पर भी रिपोर्ट की गई है टाइगर डेथ्स। और बेसिक जो रीज़न बताया जा रहा है इनका वो इंजरी है ना, जो दूसरे एनिमल से फाइट करने के कारण जो इंजरी हुई है उसके कारण डेथ हुई है। तो सबके अलग अलग रीजंस के कारण डेथ हुई है। जो कब्स हैं उनकी डेथ स्टारवेशन के कारण हुई है। अलग अलग रीजंस हैं और जो थ्योरी बताई जा रही है इनकी डेथ के पीछे की वो भी अलग बताई जा रही है। एक रीज़न तो कहा जा रहा है पोचिंग हो सकता है, जो 2 टाइगरेस नहीं मिल रही हैं वो पोचर के द्वारा पोचिंग कर दी गई है। दूसरा जो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट एक केस में पाया गया है, उसमें जो काऊ का कारकास था उसको पॉइजन कर दिया गया था फार्मर के द्वारा। जिसकी ये गाय थी जिसको शेर ने मार दिया था उसको पॉइजन किसने कर दिया, फार्मर ने, और उसी पॉइजन को खाने के कारण जो है टाइगर की डेथ हो गई। तो ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के कारण जो दूसरा थ्योरी है ये बताया जा रहा है। सबके अलग अलग रीज़न है, पोचिंग है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है। जो मेन थ्योरी इसमें दी जा रही है वो क्या है, द डेंसिटी ऑफ टाइगर इन मुद्दुमलई बंदीपुर नागर होल कॉम्प्लेक्स ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज पुशिंग द पॉपुलेशन इनटू सराउंडिंग हैबिटेट इन मुकुर्ती नेशनल पार्क। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, है ना, मुद्दुमलई बंदीपुर और नगर होल, इसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। डेंसिटी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत सारे टाइगर जो है कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मुकुर्ती नेशनल पार्क में। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या है, मुकुर्ती नेशनल पार्क में जा रहे हैं और वहाँ पर ह्यूमन
और एनिमल में कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ गए हैं। साथ ही टाइगर्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि जो प्रे हैं वो कम हो गए हैं डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण। जो फूड कंपटीशन है वो बढ़ गया है, उसके कारण भी डेथ हो रही है। बेसिकली ये थ्योरी है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं आंसर में। यही हमारा क्या था, आर्टिकल था।